नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है एच एल सैनी और टेक्निकल बाय एच एल सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है वो स्पेशल टेक्निकल हेल्पर को फोकस करते हुए चलाई गई है और इसमें पिछली टेक्निकल हेल्पर तथा अन्य एग्ज़ामों के आए हुए क्वेश्चनों की ही चर्चा की गई है। ठीक है ना। तो दोस्तों, जो दोस्त आज पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। और यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ तो प्रतिक्रिया दें। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए आज का पहला क्वेश्चन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को देखिए ज़रा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है BIL का विस्तार क्या है। तो BIL का विस्तार के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि BIL है क्या। तो पहला ऑप्शन है कि बेसिक इंटरमीडिएट लाइन, बाइंडिंग इनर लाइन, बेसिक इंसुलेशन लेवल, बॉर्डर ऑफ इंटरमीडिएट लाइन और बैंड इंटरमीडिएट लेवल। तो दोस्त, BIL का तात्पर्य होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल से। किससे तात्पर्य है? बेसिक इंसुलेशन लेवल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर क्या होगा? सी। तो जिन दोस्तों ने इसका आंसर सी किया है उन सब का आंसर हो जाएगा सही। ठीक है ना। सभी लोगों को साथ के साथ में रिप्लाई भी करना है कि सर इसका जवाब ये आएगा। ठीक है ना। तब तो मज़ा आता है पढ़ाने का। आप लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे हो, बस ठीक है, पता नहीं फीलिंग ले रहे हो। फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है तो रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है टाइम पास के लिए देखने के लिए। ठीक है ना। तो BIL का विस्तार क्या है? बेसिक इंसुलेशन लेवल। इस BIL को BIS से मत जोड़ देना। BIL अलग चीज़ है, BIS अलग चीज़ है। BIS भारत में मानकीकरण की संस्थान है जिसका पूर्ण फॉर्म है भारतीय मानक ब्यूरो, और जिसकी जो मोहर जो ठप्पा आता है वो ISI के नाम से देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन। सभी लोगों को रिप्लाई करना है। क्वेश्चन का पढ़ने के पश्चात आप लोगों का रिप्लाई आना चाहिए कि सर इसका उत्तर ये है। तो मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो, हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं। कि ऐसे परमाणु जिनकी बाहरी कक्षा में, मतलब संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन कह रहा है चालक, अचालक, अर्धचालक, ए या बी या सी। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ढंग से आपको एलिब्रेट करके खुल करके बताता हूँ। क्या मतलब है कि जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का तात्पर्य यहाँ संयोजी बैंड, वैलेंसी बैंड से है। तो जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3, तो इसका मतलब 4 से कम ही हुआ। तो जिनकी बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? चालक। ये तो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब हो गया। जरा और सुनिए इसमें डिटेल से। जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 4। उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक। अंग्रेजी की भाषा में बोले तो सेमीकंडक्टर या अर्धसंवाहक। और बात करते हैं कि जिन परमाणुओं की कक्षा लगभग पूर्णतः भरी हुई होती है उन्हें कहा जाता है इंसुलेटर या कुचालक। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा चालक। जिन भाइयों का आंसर ए है वो सबका राइट हो गया। ठीक है। रिप्लाई करने का है, सबको करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यदि एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा। देखो, टेक्निकल हेल्पर में एक ही क्वेश्चन के स्टेटमेंट बदल बदल करके पूछे गए हैं। पहला वाला क्वेश्चन भी यही था, ये भी यही है कि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 से कम है तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? चालक कह दो या सुचालक कह दो या कंडक्टर कह दो, एक ही बात है। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा? चालक। तो इस आंसर का जिन लोगों ने आंसर ए किया उनका सभी का हो जाएगा करेक्ट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कॉपर सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्यों? कि कॉपर का इस्तेमाल हम इतना ज़्यादा करते क्यों हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसकी उच्च चालकता। बिल्कुल, कॉपर की चालकता उच्च होती है। इससे फाइन वायर मतलब पतले तार बनाए जा सकते हैं, सही बात है। ये सिल्वर चांदी से सस्ता होता है, सही बात है। ये क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध रखता है, सही बात है। इसका मतलब सारे बात हैं जो करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। जिन दोस्तों ने आंसर डी किया उन सबका हो गया करेक्ट। कहने का मतलब जो चांदी होता है उससे सस्ता तांबा होता है, चालकता अच्छी होती है और फाइन वायर बनाए जा सकते हैं और क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है, इसलिए
चांदी के स्थान पर हम तांबे को प्रेफर करते हैं। चांदी के पश्चात सबसे अधिक चालकता है तो वो किसकी है? तांबे की। कहीं महंगाई के हिसाब से यूँ मत समझ लेना कि सोना सबसे महंगा है तो सबसे अच्छी चालकता होगी, तो ये मामला गड़बड़ में। सबसे अधिक चालकता चांदी, दैट्स कॉल्ड एजी, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। उसके पश्चात नंबर आता है कॉपर का, उसके पश्चात सोने का नंबर है। आफ्टर दैट किसका नंबर है? एल्युमिनियम का। तो बात दिमाग में बैठाओ, सबसे अधिक चालकता चांदी की। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं है तो क्या मारने का है? तांबा। अगर तांबा नहीं है तो सोना, और सोना भी नहीं है तो एल्युमिनियम लगाने का है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लोगों का अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग रिप्लाई करते हैं तो उससे लगता है टीचर को कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग है, अन्यथा क्या मतलब है? तो मंत्र मुग्ध होकर के सुनने पे फोकस करते हो तो मज़ा नहीं आता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर का। आप देख रहे हो कि आज की जो क्लास होगी इसमें मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और 40 के 40 क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर के होंगे, जो कि 2018 और 2014 और 2012 के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कॉपर का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? तांबा। और तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। तो अगर तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है तो परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका मतलब प्रोटॉन भी क्या होंगे? 29। अगर यदि परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉनों की संख्या ही किसके बराबर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो कॉपर के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसके परमाणु क्रमांक की क्या होगी? बराबर ही होगी, इसलिए आंसर क्या आएगा? डी। जिन्होंने आंसर डी मारा सबका अच्छा है, सही जवाब है। चलो, अच्छे का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई लड्डू बट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़रा थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, लेकिन मैं पूरा कर दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ये कह रहा है कि सिलिकॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में, ये अक्ष लिखा है, ये अक्ष नहीं है, कक्ष है। सिलिकॉन परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों सिलिकॉन परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी होती है? 4। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, और अर्धचालकों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो जिन भाइयों का आंसर डी है उन सबका करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, लाइक भी करने में इतनी कंजूसी मत करो, जितने लोग देखते हैं उतने लाइक नहीं करते हैं, क्या डिसलाइक ही कर दो, कुछ तो करो यार। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए कि सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का कौन सा गुण नहीं है। ध्यान रखना, हाँ नहीं पूछा है। सुचालक का मतलब चालक से है, कंडक्टर से है, तो कंडक्टर का कौन सा गुण नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो चालक होते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आसानी से प्रवाहित होता है। वोल्टेज में वृद्धि करने का तात्पर्य है कि चालक में आसानी से ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका प्रवाह किया जा सकता है। लेकिन जो चालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? निम्न। प्रतिरोध कम होता है और चालकता ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों। तो इस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसकी जो प्रतिरोध है वो उच्च नहीं होता है। और क्वेश्चन ने यही पूछा कि क्या नहीं होता है, तो इसका प्रतिरोध उच्च नहीं होता है, ठीक है ना। तो उच्च गलनांक क्वथनांक होता सही है, विद्युत के उपयोग में वृद्धि होती है। तो जो सुचालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध निम्न होता है, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, और इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और ये क्षण के प्रति उच्च प्रतिरोध रखने वाले होने चाहिए। तो मैंने सारी बातें बता दी गई हैं जो चालक के गुण हैं वो सारे। तो कौन सा गुण नहीं है? उच्च प्रतिरोध चालक का गुण नहीं है। हाँ जी, अभी देखो, अभी जो ऊपर बोला था वो सारी स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ गए कि सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च खालिस्तान होता है। तो दोस्तों अच्छे कंडक्टर और मतलब अच्छे चालक तारों में क्या गुण होता है? प्रतिरोध उच्च होता है क्या? नहीं। क्या सुचालकता उच्च होती है? हाँ, विद्युत की सुचालकता। क्या विद्युत और ऊष्मा दोनों के अच्छे चालक होते हैं? हाँ जी। तो ध्यान रखना कि जो चालक तार होते हैं वो विद्युत के और ऊष्मा के, क्योंकि तुम जानते चालक तार से ऊष्मा भी आसानी से बाहर निकल जाती है, तो ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे चालक होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, आंसर डी आएगा। कोई गलती से सी मत मार देना या बी मत मार देना। ये ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं और विद्युत के भी अच्छे चालक होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी। चलिएगा, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है उसको ज़रा एक बार पढ़ेंगे ढंग से।
कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि टर्मिनल बनाने के लिए साधारणतः किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है टिन, कह रहा है इस्पात, रजत का मतलब चांदी, टंगस्टन और तांबा। हम जानते हैं कि जो चांदी है इसका उपयोग बहुत कम होता है। इसका उपयोग हम रिले, कॉन्टैक्टर और स्टार्टर आदि के सिर्फ कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो ज़्यादातर टर्मिनल इत्यादि की जगह काम में जो प्रेफर किया जाता है वो साधारणतः ज़्यादा काम में लिया जाता है। वो काम में किसको लिया जाता है? तांबे को। कई बच्चे इसका जवाब चांदी मार देंगे, चांदी जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चांदी बहुत महंगी होने के कारण इसका उपयोग सिर्फ कॉन्टैक्ट पॉइंट, संयोजक बिंदु के लिए है। टर्मिनल भी तो संयोजक बिंदु है, तो हर चीज़ के टर्मिनल चांदी के नहीं बनते। तो नॉर्मली ये पूछ रहा है कि साधारणतः टर्मिनल किसके बनाए जाते हैं, तो साधारणतः टर्मिनल तांबे के। ठीक है ना, तो आंसर होगा ई। जिन भाइयों ने ई आंसर मारा उनका सबका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ में विद्युत के प्रतिरोध का मान न्यूनतम है। तो आप जानते हो कि प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा तो चालकत्व मतलब कंडक्टेंस का मान अधिकतम होगा। तो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की। उसके बाद में नंबर किसका आता है? तांबे का। उसके बाद में सोना, उसके बाद में एल्युमिनियम। तो फर्स्ट नंबर चांदी, सेकंड नंबर तांबा, थर्ड नंबर सोना और फोर्थ नंबर एल्युमिनियम इत्यादि। तो जवाब सही कौन सा रहेगा? सबसे कम प्रतिरोध का चांदी। अगर ऑप्शन में चांदी नहीं होता तो कौन सा मार देते? तांबा। ठीक है डियर, चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। जिन दोस्तों ने डी मारा है उन सबका आंसर है सही। ठीक है भाई, कंजूसी मत करो शेयर करने में और लाइक करने में यार। समझदार हो सभी लोग, पढ़े लिखे हो। यदि पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा सर को भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तभी तो मैं आपके लिए नया वीडियो बना पाऊँगा। लेकिन जिससे बोलते कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी इंसान तभी काम करेगा जिससे उसको थोड़ी मोटिवेशन तो मिले। जितने ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो लगता है कि यार हाँ आपके लिए मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो आप देखते नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? तो पहले नंबर पे लिखा है रजत, और रजत का मतलब होता है चांदी, और मैंने आपको अभी पढ़ा है। अगर चांदी नहीं होता तो उत्तर मारते तांबा, और तांबा नहीं होता तो क्या मानते? सोना, और सोना नहीं होता तो एल्युमिनियम। इसलिए आंसर क्या आएगा? चांदी। देख लो सेम क्वेश्चन को शब्दों को बदल बदल करके पूछा है हेल्पर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्न में से किस सामग्री का सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है, सबसे कम प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों अब इसमें कहीं आपको चांदी दिख रही है क्या? नहीं। तो तांबे के, चांदी के बाद में नंबर किसका आता है? तांबे का। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर चांदी होता तो चांदी हो जाता। बोलते हैं ना कि जैसे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, लेकिन गुरु शिखर नहीं होती है तो और को लगाना पड़ता नहीं जो सबसे ऊंची होगी। तो अगर चांदी नहीं है तो फिर तांबा चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। जिन भाइयों ने उत्तर ए मारा है, ऐसा मत सोच लेना नहीं सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें तो चांदी देना चाहिए था, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है ना, चलिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि प्रतिरोध का मान कौन कौन सी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देखो, जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर और विशिष्ट प्रतिरोध पर। और विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर? ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर। तो कुल मिला के प्रतिरोध चार चीज़ों पर निर्भर करेगा। हाँ जी, पहली चीज़ है सामग्री। सामग्री का मतलब ये नहीं है कि कोई देवी देवता आ रहा है उसकी सामग्री लेके आए हैं, वो सामग्री नहीं कर रहा हूँ कि रजिस्टर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल काम में लिया जा रहा है। दूसरी बात उसकी लंबाई, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसका तापमान। तो चार चीज़ों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन यूँ आता कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की सामग्री और केवल तापमान पर। तो अगर क्वेश्चन होता प्रतिरोध का तो जवाब आएंगे चारों बातें सही हैं, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता है? सुचालक के वजन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखना, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। प्रतिरोध का पूछा है तो प्रतिरोध चार चीज़ों पर निर्भर, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया और तापमान, लेकिन वजन पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोधकता पूछता तो बोलते कि पदार्थ की सामग्री और केवल तापमान। ठीक है ना,
कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों ने ई किया उन सबका सही है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। और अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर किससे, इंसुलेटर, कुचालक या अचालक से है। तो क्या कांच अचालक है, क्या माइका अचालक है, क्या एबोनाइट अचालक है, क्या पोर्सलिन अचालक है, या ये सभी है। तो दोस्तों कई बच्चों के दिमाग में आता होगा सर शीशा तो चालक है। शीशा का मतलब होता है बेटा लेड। तो लेड पीबी को कहते हैं, ये कांच है और कांच विद्युत का कुचालक होता है। तो ध्यान रखना कांच और शीशा एक नहीं है। कांच होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और शीशा जिसे हम लेड कहते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। तो कांच विद्युत का कुचालक है, माइका भी, पोर्सलिन भी, एबोनाइट भी, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। ये सभी क्या हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कुचालक को ही हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं जब इनका उपयोग हम एनर्जी स्टोर करने के लिए करते हैं तब। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या कहना है, बढ़ने का मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब देखेंगे तो क्वेश्चन पूरा ही। ऐसा नहीं कि थोड़े से का मतलब है कि सर आधा देख लेते हैं आधा कल देखेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। हाँ, यदि सामग्री को इंसुलेटर कहा जाता है तो उसका क्या गुण होना चाहिए। इंसुलेटर का मतलब है कुचालक या अचालक। पहले डाइलेक्ट्रिक आया एक ही बात थी, इंसुलेटर बोल दे एक ही बात है, अचालक बोल दे एक ही बात है, और कुचालक बोल दे तो भी एक ही बात है। तो इंसुलेटर क्या विद्युत का चालक होता है क्या, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, विद्युत का चालक नहीं होता है। क्या वोल्टेज में वृद्धि चालक करते हैं, क्या ये विद्युत के धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है क्या। तो जवाब आएगा हाँ, कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी। जिन भाइयों ने उत्तर सी मारा है उन सभी का जवाब क्या है, सही है। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे छोटे क्वेश्चन से, आज बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। दोस्तों मेरी बात को एक बार गौर से सुनो कि जो जर्मेनियम है वो एक अर्धचालक है और अर्धचालक का प्रतिरोध चालक और कुचालक के मध्य में होता है। लेकिन इसने संख्या ही पूछ ली है, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है, 0.46। देखो ये फिक्स डेटा वाला क्वेश्चन है, हो सकता है जिसको याद हो उसने मार दिया, जिसको याद नहीं हो वो नहीं मार पाया। लेकिन इस एग्ज़ाम में दो ऑप्शन तो संभव नहीं थे, क्योंकि -8 में जो होता है वो प्रतिरोध का मान चालकों का होता है। तो ए और बी तो उत्तर नहीं आएंगे, इतना तो आप क्लेरिफाई करते जाओगे। और हम जानते हैं कि प्रतिरोध प्लस में घातें बढ़ती जाएंगी तो मतलब कुचालकों की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो संभावना सी डी ई में से थी, और ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0.46 ओम मीटर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 46 गुणा 10 की घात -2 ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी होगा। ये फिक्स डेटा है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है, गौर करने का है। तो देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा लॉजिक भी है, मैं आपको एक बार में ही समझा दूंगा और आपको समझ में भी आएगा। ये बोल रहा है एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए, एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए मतलब प्रतिरोध का मान क्या रखना है, हमको समान रखना है। और दोनों का क्षेत्रफल को भी क्या रखने के लिए बोल रहा है, ये समान काट वाला एक प्रतिरोध की तुलना में, कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होता है। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों का क्षेत्रफल समान हो तो एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए कौन से कंडक्टर का वजन कितना होगा, कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम का कितना होगा। तो वजन का मतलब भार द्रव्यमान से है, और दोस्तों द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं एम, और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन मतलब वॉल्यूम इंटू घनत्व। होता है कि नहीं होता है। अब मुझे बताओ आयतन होता क्या है। तो आयतन का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, हाँ या ना, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो इंटू क्या हो जाएगा, आयतन आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ कि दोनों का क्या समान है, कटा क्षेत्रफल समान है। तो हमको क्या करना है कि जो कॉपर के कंडक्टर की तुलना में एल्युमिनियम के कंडक्टर का भाग लगाना है। तो मान लो ये
मेरे पास में क्या है, एल्युमिनियम का है, और ये किसकी बात कर रहा हूँ, तांबे का है। तो दोस्तों जो तांबे का घनत्व होता है, जो तांबे का घनत्व होता है वो एल्युमिनियम की तुलना में लगभग कितना गुना होता है, 3 गुना। इसका होता है लगभग 2.89 के आसपास, और इसका लगभग होता है कितने के, 8.72 के आसपास। तो घनत्व की जगह और लंबाई की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि लंबाई किसके समानुपाती होती है, जो प्रतिरोध के समानुपाती। तो इसकी प्रतिरोधकता यहाँ लिख दूँ और इसकी प्रतिरोधकता यहाँ लिख दूँ। तो देखो मेरे पास में इतनी जगह नहीं है, नहीं तो तुम यहाँ इनके प्रतिरोधकता का मान लिख दोगे कि एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता यहाँ लिख दो तुम 2.72 के पास और इसकी 1.64 के आसपास। तो अगर तुम भाग लगाओगे तो ये वैल्यू आती है 50% के आसपास। तो डायरेक्ट तुम एग्ज़ाम के लिए याद रख सकते हो कि जो तांबे है उसकी तुलना में एल्युमिनियम का वजन लगभग क्या होता है, 50% समान क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा फोकस करना। लोग ऐसे हवा में उत्तर दे देते हैं, इसका हवा में उत्तर नहीं देना है। हाँ जी, कंडक्टर की बंडलिंग मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है, कि बंडलिंग करते क्यों हैं। तो बंडलिंग का मतलब होता है एक ही फेज़ में एक से अधिक तार लगाने। मान लो कि मैंने उच्च वोल्टेज वाली लाइनों में एक ही फेज़ में 4 तार 6 तार आदि काम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हाँ जी, तो इसका मान लो इंडक्टेंस ये है, इसका इंडक्टेंस एक्स है, इसका भी इंडक्टेंस एक्स है। तो समांतर में इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, घटती है। इंडक्टेंस को हिंदी में कहते हैं या रिएक्टेंस को कहते हैं प्रतिघात। तो प्रतिघात के मान में क्या होगी दोस्तों, कमी होगी बंडलिंग करने से। इसके अलावा कोरोना इफेक्ट कम होता है। ओके, तो दोस्तों कंडक्टर की बंडलिंग करने का अर्थ, बंडल्ड कंडक्टर काम में लेने से क्या होता है, तो रिएक्टेंस के मान में कमी होती है, कैपेसिटेंस के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ओके, तो प्रतिघात के मान में तो क्या होगी, कमी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। जिन लोगों ने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी है तो ये आगे का क्वेश्चन है, खासकर देखा जाए तो पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है वो ये कहना चाह रहा है कि रियो स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों। ऑप्शन कह रहा है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन बी कह रहा है तापमान के साथ में इसके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सहजता से उपलब्ध एक मिश्र धातु है, सी और डी दोनों। तो दोस्तों रियो स्टेट अर्थात परिवर्तित मान का प्रतिरोध केवल उन्हीं धातुओं या उन्हीं मिश्र धातुओं का बनाते हैं जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ में परिवर्तित नहीं होता है। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी, कि कॉन्स्टेंटन और जिसे हम यूरेका कहते हैं तथा मैग्नीन, इनका ताप गुणांक 0 के समीप होता है, इसलिए इन्हें हम कभी कभार क्या कह देते हैं, ZTC, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले। एग्जैक्टली जीरो होता नहीं है, जीरो के समीप होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पी, कि कॉन्स्टेंटन या जिसे हम यूरेका तथा मैग्नीन का ताप गुणांक 0 के समीप होता है, जिससे तापमान के साथ में प्रतिरोध नहीं बदलता, इसलिए रियो स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टेंट तथा मैग्नीन काम में लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो मैगर की खास तौर पर इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो मैगर का उपयोग किसके लिए काम में लेते हैं, बहुत अधिक प्रतिरोध, बहुत कम पावर लाइनों का ग्राउंड, दोष दोज नहीं है, ये है दोष, डीसी मोटर पर ओवरलोड और विभवांतर। तो दोस्तों जो हमारा मैगर है इसका उपयोग उच्च मान के प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है, जैसे केबल के इंसुलेशन का प्रतिरोध, और देखा जाए तो वोल्ट मीटर का उच्च मान का जो प्रतिरोध होता है इत्यादि। इसको मापने के लिए क्या काम में लेते हैं, मैगर। तो उच्च मान का प्रतिरोध मैगर से मापते हैं, और बहुत कम मान का प्रतिरोध किससे मापा जाता है दोस्तों, तो बहुत कम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज, या जिसे हम केल्विन डबल ब्रिज भी कहते हैं, और मीडियम मान के रेजिस्टेंस, मध्यम मान के प्रतिरोध को मापने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, तो मेरे दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु। मापने के यंत्र और भी हो सकते हैं, लेकिन निम्न मान के रेजिस्टेंस को मापने की सबसे बेस्ट युक्ति है केल्विन सेतु। मध्यम मान के लिए व्हीटस्टोन और उच्च मान के लिए मैगर इज़ द बेस्ट वन। होने को और भी युक्ति होती है, लेकिन मैगर है वो हाई रेजिस्टेंस मापन में सबसे शुद्ध रिजल्ट देता है, तो इसका आंसर होगा ए। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन है उसको देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक वर्जित ऊर्जा अंतराल कौन से मामले में अधिकतम होता है। तो दोस्तों वर्जित ऊर्जा अंतराल का मतलब है एनर्जी गैप। मान लीजिए कि ये मेरा कौन सा है, कंडक्शन बैंड मतलब चालन बैंड, और ये मेरा कौन सा है,
वैलेंसी बैंड मतलब संयोजी बैंड, और इनके बीच का जो अंतराल होता है उस अंतराल को ही क्या कहा जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और जो हमारे पदार्थ है उनका वर्गीकरण भी वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर किया गया है। तो जिन पदार्थों में कोई वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है वो तो होते हैं चालक। जिनमें लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है वो होते हैं अर्धचालक। और जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान सबसे अधिक होता है 5 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उन्हें हम इंसुलेटर या कुचालक या अचालक की संज्ञा देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सबसे सही कौन सा होगा, इंसुलेटर्स। तो जो इंसुलेटर होते हैं इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और इनमें तापमान के वृद्धि होने पर प्रतिरोध के मान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो क्वेश्चन करने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अपन प्रत्येक क्वेश्चन की सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रत्येक चीज़ आपको याद दिला रहा हूँ। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्न में से किसमें ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है। तो ताप के बदलने पर प्रतिरोध किसका नहीं बदलेगा, तो जिनका ताप गुणांक शून्य के समीप होगा ताप के साथ में उनका प्रतिरोध नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ZTC वाले तत्व कौन से हैं, कौन से पदार्थ हैं जिनका ताप गुणांक शून्य के समीप होता है, क्योंकि शून्य के समीप ताप गुणांक का मतलब ही ये हुआ कि तापमान के साथ में प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो दोस्तों यूरेका और जो मैंगनीन है उनका ताप गुणांक शून्य के समीप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैंगनीन। मैंगनीन है ये एक मिश्र धातु है, और यह कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकिल की सहायता से बनाई जाती है, जिसमें 84% कॉपर, 12% मैग्नीज और 4% निकिल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैंगनीन। और मैंगनीन का जो गलनांक होता है लगभग कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो मैंगनीन की हमने सारी बातें जानी। ताप गुणांक शून्य के समीप अर्थात तापमान के साथ में प्रतिरोध नहीं बदलेगा। यह एक मिश्र धातु है जो कॉपर, मैंगनीज और निकिल से बनती है। इसका उपयोग हम प्रतिरोधक और रेगुलेटर बनाने में करते हैं, और इसका गलनांक लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ जी, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे अब। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है किसके बारे में, माइकानाइट के बारे में। किसके रिगार्डिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, माइकानाइट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लगभग जो सारे क्वेश्चन हैं चालक, अर्धचालक, कुचालक के जो हेल्पर में आए उनकी चर्चा कर लेंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो फटाफट से हो भी जाएगा। तो माइकानाइट एक खालिस्तान होता है। तो दोस्तों माइकानाइट है वो ऑप्शन ए के अनुसार क्या कह रहा है, विद्युत रोधी द्रव, विद्युत रोधी ठोस चादर, धातु, अर्धचालक और चालक। दोस्तों जो माइकानाइट है ये माइका मतलब अभ्रक से बनाया जाता है। जब अभ्रक को लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं तो ये अभ्रक है वो एकदम पतली लचीली हो जाती है, और उसको जब कपड़े पे लपेट देते हैं तो जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को कहते हैं माइकानाइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी कपड़े या कागज़ के ऊपर माइका को गर्म करके लपेटने के पश्चात जो ठोस पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है, माइकानाइट। माइकानाइट एक लचीला पदार्थ होता है। ठीक है ना, द्रव नहीं होता है, लचीला होता है, लेकिन होता ठोस है। हाँ जी, अब बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन से रोधन वर्ग में 90 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कुचालक पदार्थों की श्रेणी। तो दोस्तों जो वाई श्रेणी का है वो 90 डिग्री का, ए होता है वो 120 डिग्री का, और जो ई होता है वो होता है, सॉरी, जो वाई और उसके बाद में ए और ए का 105 है ना कि 120 है। ओके, और ई का है वो 120। उसके अलावा जो बी श्रेणी है उसका है 130। डी कोई श्रेणी कुचालकों की होती नहीं है। उसके बाद में आती है एफ। एफ का होता है 155, एच का होता है 180, और सी का होता है दोस्तों 180 से ज़्यादा। दोबारा याद दिला देता हूँ कि जो कुचालक पदार्थ है उनकी श्रेणियाँ कुछ इस प्रकार से है, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी।
तो याद रखने के लिए तुम याद रख सकते हो कि वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसकी तापमान सहन सीमा 90। इसमें 15 जोड़ोगे तो 105, 15 जोड़ोगे तो 120, 10 जोड़ोगे तो 130, 15 और 10 25 जोड़ोगे तो 155, फिर 180 और 180 से ज़्यादा। तो जो भी आएंगे ये श्रेणी के आएंगे, इनको ध्यान रखने का है। तो 90 डिग्री तक का तापमान सहन कर पाते हैं वो है वाई श्रेणी के कुचालक। ओके, इसमें सूत, रेशम, कागज़, कपड़ा आदि आते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो बोल रहा है एच श्रेणी का अधिकतम तापमान। अभी बताया कि एच श्रेणी के हैं वो अधिकतम 180 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं। इसमें आता जैसे एलास्टोमर और अभ्रक का मिश्रण, इसके अलावा फाइबर ग्लास और इत्यादि के जो मिश्रण होते हैं वो 180 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वाई श्रेणी का कितना सहन कर सकता है, तो 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी बताया था वाई ए ई, और ई के द्वारा जो तापमान सहन करने की क्षमता वो कितनी है, 120 डिग्री। ये मैंने एक बार ही बता दिया तो फटाफट से उत्तर हो जाएंगे अभी नहीं के। हाँ जी, पूछना चाह रहा है कि बी श्रेणी के जो कुचालक हैं उनके द्वारा अधिकतम तापमान सहन करने की सीमा कितनी है, तो 103। और बी श्रेणी के कुचालक में आते कौन कौन से हैं, तो फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस और माइका। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। तो जो नाइक्रोम है वो किससे बनता है, निकिल प्लस क्रोमियम से। तो 80% निकिल और 20% क्रोमियम के संयोग से किसका निर्माण होता है, नाइक्रोम का निर्माण होता है। तो 80 निकिल और 20 क्रोमियम, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो नाइक्रोम का गलनांक होता है लगभग होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। यूरेका या कांस्टेंट का लगभग 1300, मैग्नीन का 1000 होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान भी रखने थोड़े थोड़े से। हाँ जी, तो देखो ये अगला क्वेश्चन आ भी गया कि नाइक्रोम का गलनांक कितना होता है। तो अभी मैंने बताया नाइक्रोम का होता है 1400, यूरेका का होता है 1300 और मैग्नीन का होता है 1000। तो इस क्वेश्चन में पूछा है नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम का गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ रहे होंगे कि हेल्पर में ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटके था, इस पर आप लोगों को फोकस करना है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। पूछ रहा है कि नाइक्रोम की तापीय चालकता, जिसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको 5-10% क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़ते हो उससे अलग नज़र आएंगे। तो उनको तुम करोगे तो एग्ज़ाम में तुमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरी में कवर नहीं होती है। तो नाइक्रोम की जो तापीय चालकता होती है वो लगभग कितनी होती है, 11.3 वाट प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है ना। हाँ जी, अब पूछना चाह रहा है कि कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम हम क्या लिखते हैं, यूरेका। और यूरेका में क्या क्या शामिल है दोस्तों, तो ये तांबा प्लस निकिल की सहायता से बनाया जाता है। 60% तांबा और 40% निकिल से किसका निर्माण होता है, कॉन्स्टेंटन या यूरेका का। और इसका उपयोग प्रतिरोधक और रेगुलेटर बनाने में करते हैं। इनका ताप गुणांक 0 के समीप होता है। तापमान के साथ में इनका प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है। और जो कॉन्स्टेंटन है इसका गलनांक लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो कॉन्स्टेंटन की सारी कहानी मैंने आपको सुना दी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये कहना चाह रहा है, देखो वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन सेम, कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय, एलॉय का मतलब है मिश्र धातु, का इस्तेमाल मल्टीप्लायर और मानक रजिस्टर बनाने में किया जाता है। क्योंकि मैंने बोला था कि इनका ताप गुणांक क्या होता है, निम्न, अर्थात तापमान के साथ में प्रतिरोध नहीं बदलता। तो देख रहे हो ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार हेल्पर में रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का ताप गुणांक 0 के समीप अर्थात ZTC, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के कारण इसका उपयोग हम मल्टीप्लायर और स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो वायु है, इस वायु की परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और हिंदी में बोले तो परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति। क्या मतलब होता है
कि किसी कुचालक पदार्थ के द्वारा अधिकतम वोल्टेज सहन करने की क्षमता उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। और दोस्तों जो वायु है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? 30 केवी प्रति सेंटीमीटर। लेकिन एमएम में लिखोगे तो 3 केवी प्रति एमएम। कैसे किया? क्योंकि 10 एमएम मिलेंगे तब जाके 1 सेंटीमीटर बनेगा। ऑप्शन में देखो कंफ्यूज करने के लिए एमएम में दिया है और सेमी भी दिया है। तो बच्चों को 30 पता होता है लेकिन ये पता नहीं होता कि वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है तो या एमएम में है। तो ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर वाला उत्तर होता तो इसमें 30 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे रखा है 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 केवी प्रति एमएम। ये परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो अधिकतम मान को दर्शाता है। इसका मात्रक होता है वो केवी प्रति एमएम या केवी प्रति सेंटीमीटर या वोल्ट प्रति मीटर। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1। शुष्क वायु विद्युत का अच्छा कुचालक होता है। परावैद्युत सामर्थ्य मतलब वोल्टेज सहन करने की क्षमता होती है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर या 3 केवी पर एमएम होती है। परावैद्युत सामर्थ्य को हम एक तरीके से भंजन वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टता आरोपित करेंगे तो वायु अपना कुचालक गुण खो देगी और क्या बन जाएगी? चालक बन जाएगी। ठीक है ना? हाँ जी। तो दोस्तों अब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े से क्वेश्चन और है 3-4, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्न माध्यमों में से किस माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है? तो दोस्तों न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक जो क्षमता होती है, न्यूनतम परावैद्युत सामर्थ्य होती है वो किसकी होती है? वायु की होती है। और होती कितनी है? तो 3 केवी पर एमएम होती है। ओके, या 30 केवी पर सेंटीमीटर होती है। बाकी अन्य सभी पदार्थों की परावैद्युत सामर्थ्य वायु से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अर्धचालकों में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं? तो माना कि अर्धचालक होते हैं, उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये लो, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यदि मुझे सिलिकॉन का दूसरा परमाणु मिलेगा तो दूसरे वाले 4 के साथ में संयोग करके सहसंयोजी बंध बनाता है। अर्धचालक बंध कौन से बनाते हैं? सहसंयोजी। लेकिन इनकी जो बाहरी कक्षा में है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? कहने का अयुग्मित का मतलब होता है अंग्रेजी की भाषा में होमोपोलर है। कोई गलती से अर्धचालक देखते ही सहसंयोजी मत बांध देना, सहसंयोजी बंध है। और ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे होते हैं, तो हिंदी में बोले तो अयुग्मित, या इसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं हम? होमोपोलर। की बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन, मतलब होने को 4 है तो आगे वाले 4 से ये बंध बनाएंगे तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो होमोपोलर आएगा। ठीक है ना? हाँ जी। आगे कहना चाह रहा है कि बिजली सर्किट के लिए आवश्यक तांबे के कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होगा? इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे तो उत्तर आप दे नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने अंग्रेजी में देखा होगा उन्होंने सही दिया होगा जवाब, क्योंकि ये बिजली सर्किट की जगह उसने लिखा था पावर सर्किट। क्या लिखा था अंग्रेजी में? पावर सर्किट। और तो 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, एक तो लाइट एंड फैन का और एक होता है पावर सर्किट। तो पावर सर्किट में जो तांबा काम में ले रहे हैं उसका न्यूनतम आकार है वो 1.5 mm का वायर लेते हैं, 1.5 mm स्क्वायर का। ये तो सभी लोग दैनिक जीवन में जानते भी हैं कि पावर सर्किट में जो वायरिंग करते हैं तो 1.5 mm स्क्वायर से कम का वायर लेना नहीं चाहिए। ठीक है ना? नॉर्मल लाइट एंड फैन के लिए तो हम 1 mm स्क्वायर का भी काम में ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो पावर सर्किट का पूछ रहा है, और पावर सर्किट का कितना होता है? 1.5 mm स्क्वायर। सर ये तो बिजली सर्किट बोल रहा है। नहीं, इंग्लिश में देखोगे तो ये पावर सर्किट बोल रहा है। ठीक है? हाँ जी। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि तांबे की 2 चादरों पर कीलक लगाते समय कीलक प्राथमिक रूप से किसका बना होना चाहिए? तो दोस्तों अगर तांबे का चादर है तो उस पर कीलक, जिस जगह यहाँ कीलक लगा रहे हो इस जगह, तो वो तांबे के होने चाहिए। चांदी के लिए चांदी के ही होने चाहिए, नहीं तो जंग लगेगी। तो अर्थात सेम पदार्थ का तांबे के हैं चादर तो कीलक भी तांबे के। अगर इस जगह एल्युमिनियम होता तो उत्तर एल्युमिनियम आता, अगर चांदी होता तो चांदी आता, सोना होता तो सोना आता, और निकल होता तो निकल आता। लेकिन चादर ली किसकी है? तांबे की। इसलिए आंसर क्या आएगा? डी, तांबा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है कि परावैद्युत बल किसका धात्विक गुणधर्म है?
परावैद्युत बल या परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये किसका गुण है? तो ये कुचालक पदार्थों का गुण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अवरोधक या कुचालक। ठीक है ना? हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो कि हेल्पर 2018 में पूछा भी था। हाँ जी, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इंसुलेशन का पोलराइजेशन इंडेक्शन दैट्स कॉल्ड पीआई की वैल्यू यूनिट लेस नंबर होता है, क्यों? मुझे बताओ। यूनिट लेस का मतलब हिंदी में होता है मात्रकहीन राशि। तो मात्रकहीन राशि कब आएगी? जब दो समान राशियों का अनुपात होगा। तो देखो, दिए गए ऑप्शन में जहाँ पर भी दो समान राशियों के अनुपात की बात की होगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो, दो समयावधियों का अनुपात नहीं, दो वोल्टेज वैल्यू का अनुपात नहीं, दो यूनिट लेस नंबरों का अनुपात नहीं, दो इंसुलेशन वैल्यू का अनुपात ही को ही क्या कहते हैं? पोलराइजेशन इंडेक्स। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? डी। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में जो हमने चर्चा की है वो 40 क्वेश्चन चर्चा में लेकर के आए हैं, और ये टेक्निकल हेल्पर 2018, 14 और 12 के क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करो, फेसबुक स्टेटस पे भी लगाओ। और डेली अब क्लास का शेड्यूल बच्चों के कहने पर चेंज कर रहा हूँ। अभी 8 बजे, कुछ बच्चे कह रहे हैं 9 बजे का करो टाइमिंग, तो डेली शाम को ये क्लास होगी, वो अभी 8 बजे रखते हैं। अगर फिर भी दिक्कत रहे तो फिर बताना, फिर हम इसको 9 बजे भी कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये क्लास 8 बजे तक ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही।